दिस वीडियो इज़ अबाउट द कंट्रोवर्शियल सवाल जो हमें नीट 2025 में देखने मिले थे। फॉर मी पर्सनली ना, जो कंट्रोवर्शियल सवाल होते हैं ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है ना हार्ड पेपर से, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब इस साल पिछले साल एक था, जैसे एक क्वेश्चन था एटम्स वाला जो सुप्रीम कोर्ट में भी लास्ट में केस हो गया था उस पर, तो उसका जो सही जवाब था उसको दिया, ये ना देखते हुए कि पुरानी और नई एनसीईआरटी में क्या है। उसमें भी एनटीए ने अपना पल्ला साफ करने के लिए तो दोनों ऑप्शन ही सही दे दिए थे, बाद में फिर कोर्ट ने एक सही दिया जिसकी वजह से 5 मार्क माइनस भी हो गए बहुत स्टूडेंट्स के, जिनका 655 आ रहा था शायद। किसी किसी स्टेट्स में वो 650 ला के उन्हें कॉलेज ना मिला उस सवाल की वजह से, कॉलेज नहीं मिला उस सवाल की वजह से। मैं ये मानता हूँ कि कंट्रोवर्शियल सवाल बहुत बुरी चीज़ें हैं जो आप एक पेपर में डाल सकते हो किसी के फ्यूचर के साथ खेलने के लिए। मतलब ऐसे सवाल डाले हैं इस बार कि ऐसा भी नहीं है कि कंट्रोवर्सी है, ठीक है, मतलब दो ऑप्शन ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग है, लेकिन इनमें से हम इनको सही मान लेते हैं। अलग अलग कोचिंग्स, जो ब्रांड कोचिंग्स है ऑल ओवर इंडिया की, उनका अलग आंसर्स है। मतलब उनमें भी तो टॉप टीचर कुछ सोच के रखे होंगे कि जैसे आकाश, एलन, पीडब्ल्यू जो भी है, किसी के आंसर की में अलग आंसर है, किसी के इसमें अलग है। क्यों है? क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर ये हो सकता है, दूसरे को लग रहा है ये हो सकता है। उन्हें क्यों लग रहा है? क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल सवाल है। मतलब उसका कुछ श्योरिटी नहीं है कि ये सवाल इसका आंसर होगा क्या। तो आप अगर वैसे सवाल डाल दो, अब टीचर को जहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है इतने सारे रेफरेंसेस होने के बावजूद, तो आप एक स्टूडेंट से कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो उस कंट्रोवर्शियल सवाल में उलझे नहीं एग्ज़ाम हॉल में, और उसको पता भी चल जाए कि अरे इसमें तो कुछ गड़बड़ है। क्या पता उसका वो कंट्रोवर्शियल सवाल उसके किसी स्ट्रॉन्ग टॉपिक से आ जाए, एकदम उसको अच्छे से आता है, उसने आज तक उससे एक सवाल गलत नहीं किया है, लेकिन फिर वो अगर दो ऑप्शन में फंस गया एग्ज़ाम हॉल में, तो आती हुई चीज़ पे उसने 2 मिनट लगा दिया कि ये चीज़ तो मुझे इतने अच्छे से आती है और इसमें मुझे कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है। अब उसे कौन बताए वहाँ जाके कि ये कंट्रोवर्शियल सवाल था। तो ऐसे पिछले साल तो सिर्फ एक सवाल था एटम वाला, लेकिन इस साल लगभग 6 7 8 9 10 सवाल, ऐसे बहुत से कंट्रोवर्शियल सवाल हैं जो इस बार के पेपर में हमें देखने मिले हैं। उन आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपने किसी स्पेसिफिक सवाल में आपकी भी ऐसा कंट्रोवर्सी हुई है कि आपका 5 मार्क बढ़ या घट सकता है, या अगर मेरा आंसर कहीं पे रॉन्ग हुआ तो आप बता सकते हैं कि नहीं इसका मैंने ये किया है, इसका ये सही एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि किसी को पता नहीं है ना कि सही आंसर क्या है। अब किसी कोचिंग ने कुछ बोला है, अब डिपेंड करेगा कि एनटीए अपनी आंसर की में क्या देता है, फिर उसे चैलेंज किया जाएगा, फिर देखा जाएगा कि मतलब दो आंसर सही देने हैं कि अब पूरा क्वेश्चन ही बोनस देना है। तो इस टॉपिक पे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। कमिंग टू द सबसे पहला सवाल, एक मुझे तो पर्सनली इसमें कोई कंट्रोवर्सी लग नहीं रही है, लेकिन अब कुछ स्टूडेंट्स और टीचर्स बोल रहे हैं कि इसमें भी कंट्रोवर्सी है। ये वाला जिसमें एक मैच द फॉलोइंग है, मैं देख सकता हूँ जैसे इसमें प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, मेन इन्हीं दोनों में कन्फ्यूजन है कि एक ओवरी है और एक कॉर्पस लूटम, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो मेरा वैसे तो ये सही है, लेकिन इसमें कुछ स्टूडेंट्स को कंट्रोवर्सी हो रही है कि इसका ऐसा होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा है, कि मोस्टली कोचिंग ने भी इसका आंसर जो नॉर्मली है 4213 ऐसा दिया है, 4213 जो दिया है। अब देखते हैं इसमें, वैसे तो 99% इसका 4213 होगा। दूसरा सवाल, ये अच्छा खासा कंट्रोवर्शियल सवाल है, क्योंकि इस पे कोचिंग्स की भी जो ओपिनियन है वो डिफ़र कर रहे हैं। ये है ये वाला सवाल कि तो द सेल्स ऑफ द टिपेटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। इससे तो सब अग्री कर रहे हैं कि ये असर्शन सही है। और सेकंड है प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियस इन द टिपेटम इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ नरिशिंग द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब यहाँ पे कईयों का कहना है कि ये माइक्रोस्पोर मदर सेल नहीं आएगा और पोलन ग्रेन आएगा, और कई टीचर्स का कहना है कि वो दोनों को नरिश करता है, चाहे वो माइक्रोस्पोर मदर सेल हो या तो पोलन ग्रेन हो। तो पहली तो कंट्रोवर्सी यहाँ आ गई कि कोई मान रहा है कि रीज़न सही है और कोई कह रहा है कि रीज़न इनकरेक्ट है। और इसके बाद कोई ये भी कह रहा है कि ये जो है रीज़न, ये सही तो है, लेकिन ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर होगा कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट, बट द रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। अब इसका क्या आंसर आएगा वो देखना चाहिए, क्योंकि
कई कोचिंग्स ने इसका आंसर नॉट करेक्ट भी दिया, मतलब नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दिया है। अब जो अगला सवाल है इस पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। मतलब मैं खुद भी इस सवाल में फंसा हुआ हूँ कि मेरे 5 मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मुझे। तो ये है पेडिग्री एनालिसिस वाला सवाल। अब इसमें सबसे पहली बात तो इसमें जो पेडिग्री बना के दी है, इसमें कहीं भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि आप एक्स लिंक से देखें या ऑटोसोमल से देखें। यानी कि पेपर सेटर ने एक्सपेक्ट किया है कि स्टूडेंट्स खुद से ही पता लगाएं कि ये एक्स लिंक रिसेसिव है या ऑटोसोमल रिसेसिव है। सेकंड चीज़ है कि मैंने एक तरुण सर का वीडियो देखा था। उन्होंने उसमें बताया था कि ये जो सिंबल्स दिए हैं ये हमने एनसीईआरटी में तो ऑब्वियसली मेंशन नहीं है, लेकिन मॉड्यूल्स में या पहले जो हम एआईपीएमटी वगैरह पढ़ाते थे वो टाइम पे इसे हमें बताया जाता था कि ये एक्स लिंक रिसेसिव, ऐसा अगर सिंबल्स आ जाए तो इसे आप डायरेक्टली अज्यूम या प्रिज्यूम कर लो कि ये मतलब ये एक्स लिंक रिसेसिव है। तो ये तो ऑब्वियसली हमें पता नहीं था, तो ये तो हम अज्यूम नहीं कर सकते। तो इसके बाद फिर ना इसके लैंग्वेज में क्या प्रॉब्लम है, इसमें बोला है कि प्रोबेबिलिटी फॉर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड हैविंग नो डिसीज एंड बीइंग अ कैरियर। अब इसका कई जन मीनिंग निकाल रहे हैं कि नो डिसीज़ अलग होगा, नो डिसीज़ वाले और कैरियर वाले। नो डिसीज़ और कैरियर दोनों मिला के कितनी प्रोजेनी की प्रोबेबिलिटी है ऐसा। और कई जन कह रहे हैं कि ये दोनों कैरेक्टर सिर्फ एक के अंदर ही होना चाहिए, मतलब अनडिसीज्ड भी होना चाहिए वो और कैरियर भी होना चाहिए, मतलब कैरियर के साथ साथ नॉन डिसीज्ड होना चाहिए। तो इसकी वजह से एक अब आप इंग्लिश इसमें तो फिर ये क्वेश्चन में फिर इंग्लिश का प्रॉब्लम हो गया कि आप अब कोई इसको डिसाइफर कर रहा है कि एंड है तो अलग अलग पूछा है कि दोनों प्रोजेनी अलग अलग हैं। कोई कह रहा है कि एक ही प्रोजेनी जिनमें दोनों चीज़ हो, मतलब डिसीज़ भी ना हो और वो कैरियर भी हो, तो उससे 1/4 आ जाता है आंसर। और अगर हम एंड और उसको अलग माने तो 1/2 आ जाता है आंसर। तो लेकिन मेरे हिसाब से ये इंग्लिश इस सवाल में ज़्यादा अच्छे से नहीं लिखा गया है। इसको या तो ऐसा लिख देते कि अनडिसीज्ड कैरियर या तो नॉन डिसीज्ड कैरियर, ऐसा डायरेक्ट लिख देते आपकी नॉन डिसीज्ड कैरियर बता दो आप। अब नॉन डिसीज्ड एंड कैरियर, अब इसका आप क्या मतलब निकाले वो तो सही नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो एंड के हिसाब से दोनों अलग अलग ही होना चाहिए। या तो अगर इसमें इंग्लिश प्रॉब्लम है तो आप दोनों को सही दे दो, 1/4 और 1/2, जैसे एलन के आंसर की में दोनों को सही दिया गया है। क्योंकि वही है कि क्वेश्चन फ्रेमिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है इसमें। तो मेरे हिसाब से तो ये अलग अलग होना चाहिए कि नो डिसीज़ भी पूछा है और कैरियर भी पूछा है, क्योंकि बीच में एंड लगा दिया है तो 1/2 हो। लेकिन मैं 1/4 से भी नकार नहीं रहा कि शायद वो भी हो सकता है आंसर, तो ऐसा कोई ये नहीं है। तो इसमें बोनस तो नहीं, लेकिन दोनों को सही देना चाहिए क्योंकि आपके क्वेश्चन फ्रेमिंग में ही गलती है। लेकिन अब एनटीए जो भी दे इसका आंसर, तो मेरे हिसाब से 1/2, मैंने अटेम्प्ट भी 1/2 किया है तो ऑब्वियसली मैं अपने आंसर की तरफ बाइस्ड भी होऊंगा। लेकिन वही है कि मुझे वही लगा कि एंड के साथ दोनों अलग अलग स्पेसिफाई किया है कि नो डिसीज़ है ढूंढो और कैरियर भी ढूंढो। अब उसमें ये बोला है कि नॉन डिसीज्ड कैरियर ढूंढो तो 1/4 आएगा। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अब जो नेक्स्ट सवाल है ये भी बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है, इसमें भी 50-50% आधे ये बोल रहे हैं आधे वो बोल रहे हैं। तो इसमें ये सवाल है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्गी apparatus इज टू पैकेज द मटेरियल्स मेड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डिलीवर इट टू इंट्रासेल्युलर टारगेट्स एंड आउटसाइड द सेल। असर्शन सही है। Vesicles containing materials made by the ER fuse with the cis phase of the Golgi apparatus and they are modified and released from the trans phase of the Golgi apparatus. Obviously 100% रीज़न भी सही है, लेकिन इसमें कंट्रोवर्सी ये है कि कई जन कह रहे हैं इसका रीज़न जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, और कई जन कह रहे हैं कि रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो अब इसमें वही है कि अब आधे जन ये बोल रहे हैं आधे जन वो बोल रहे हैं कि रीज़न एक्सप्लेनेशन दे रहा है नहीं दे रहा है। तो अब मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊं तो मेरे हिसाब से ये सही रीज़न है इस असर्शन का, तो मेरे हिसाब से आंसर 4 होना चाहिए। अब देखते हैं क्या होगा। अगला सवाल शायद से ये भी बायो के मोस्ट जो 2-3 सवाल कंट्रोवर्सी के हाईएस्ट कंट्रोवर्सी इस सवाल में भी है। मतलब सारे में से मैं सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ कंट्रोवर्सी इस सवाल को कहूँगा फिग फ्रूट वाला। पहला स्टेटमेंट है फिग फ्रूट इज़ अ नॉन वेजिटेरियन फ्रूट एंड इट इज़ एनक्लोज्ड फिग वॉस्प्स इन इट। मैंने तो खुद गलत माना है क्योंकि फिग नॉन वेजिटेरियन फ्रूट कैसे होगा। मैंने किसी का वीडियो देखा था उसमें ये भी बताया गया कि वैसे तो
वीनस फ्लाईट्रैप भी इंसेक्टिवोरस है, तो फिर वो भी नॉन वेज हो गया। तो ऐसे तो हम नॉन वेज नहीं बोल सकते ना प्लांट को, तो इस हिसाब से तो ये गलत होना चाहिए। लेकिन कई जन कह रहे हैं कि नहीं, फिग को तो नॉन वेजिटेरियन भी बोलते हैं, तो अब इसमें भी कंट्रोवर्सी है। स्टेटमेंट 2 में भी कंट्रोवर्सी है। अब कई जन, अब क्वेश्चन स्टेटमेंट ये है कि फिग वॉस्प एंड फिग ट्री exhibit mutual relationship as fig wasp completes its life cycle in fig fruit and fig fruit gets pollinated by fig wasp। अब ये तो सही है, लेकिन इसमें क्या बोला है कि completes its life cycle in fig fruit। मैं अगर अपना आंसर बताऊं तो मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट को रॉन्ग मारा है, सेकंड स्टेटमेंट मेरा राइट है। तो अब पता नहीं इसका फाइनल आंसर क्या आएगा। मैं होप कर रहा हूँ यही कि फर्स्ट तो नॉन वेजिटेरियन वाला तो नहीं होना चाहिए, वेजिटेरियन ही होगा, और सेकंड में भी शायद लाइफ साइकिल तो कंप्लीट करता है दोनों। अगला सवाल है ये, कार्डियक एक्टिविटीज़ ऑफ हार्ट्स आर रेगुलेटेड बाय। अब इसमें मोस्टली सारे टीचर्स ने इसका आंसर दिया है ए, बी एंड सी, और उन्होंने एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स का बोला है कि ये नहीं करते। अब मतलब 90% लोग वही कह रहे हैं कि ABC होगा, लेकिन कई जन का ये भी कहना है कि एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स भी कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी को रेगुलेट या मतलब इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो अब इसका आंसर क्या होगा? मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर ABC ही है। मेरे हिसाब से भी ABC होगा, क्योंकि ऐसा डायरेक्टली कहीं बताया नहीं गया NCERT में भी कि एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स उसको इफ़ेक्ट करेंगे। और मैंने अपना पर्सनली आंसर बताऊं तो मैंने भी ABC ही मारा है, D नहीं किया है। अब आते हैं हम केमिस्ट्री में, बायो में इतने थे। अब केमिस्ट्री में कंट्रोवर्शियल सवाल में से पहला है ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सवाल। अब इसमें पूछा है मिनिमम कंडक्टेंस। वैसे इसका कॉन्सेप्ट शायद सबसे ईजीएस्ट कॉन्सेप्ट हो पूरे पेपर में। मैं ये भी कह सकता हूँ कि मिनिमम कंडक्टेंस देखना ही क्या है, सीधा आयन देखना है, सबसे कम आयन जिसमें होगा वो। तो अब इसमें इसके ऑप्शन में क्या हुआ कि 4 ऑप्शन थे, तो एक में 1 आयन आया, एक में 4, फिर एक में 2 आयन्स, और लास्ट वाले में भी 1 आयन। तो जो आंसर हमें नॉर्मली लगा कि 1 आयन होना चाहिए सबसे कम आयन वाला, उसके तो 2 आंसर डाल दिए। अब एग्ज़ाम हॉल में ज़रूरी तो नहीं है क्लिक हो कि NTA का दिमाग फिर जाता है और वो कभी कभी एक सवाल के 2 सही आंसर भी डाल देता है कि हम दोनों 1-1 में से एक को टिक मार दें। तो फिर मेरा अगर मैं पर्सनली बताऊं तो वो एग्ज़ाम में पैनिक की वजह से मैंने सेकंड राउंड के लिए छोड़ा था। तो फिर मैं वहाँ सोच रहा हूँ कि यहाँ पे तो 1 4 2 1 आ रहे हैं, और मेरे एग्ज़ाम हॉल में मुझे ये क्लिक ही नहीं हो रहा कि NTA है। NTA तो एक सवाल का 2 आंसर भी दे सकता है, 1-1। तो फिर मैंने क्या सोचा कि शायद मैं उल्टा सोच रहा हूँ। मतलब मिनिमम कंडक्टेंस है, मतलब मुझे ये पता है कि कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में मैंने सोच लिया कि कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि असल में कंडक्टेंस रेजिस्टिविटी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में आप कुछ कह नहीं सकते, आपको क्या क्लिक हो जाए और कितना गलत हो, और आपको उस टाइम पे लगे कि अरे हाँ ये तो सही लॉजिक है मेरा। मैंने तो सबसे गलत जो आंसर था 4 आयन वही मार दिया, क्योंकि उस मोमेंट ऑफ टाइम पे मुझे लगा कि अरे ये शायद मुझे फंसा रहा है कंडक्टेंस कंडक्टिविटी में, लेकिन ये बाद में क्लिक हुआ कि अरे दोनों तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मेरा आंसर तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें गलत ही है, लेकिन फिर भी ये कन्फ्यूजन आया क्यों? ये कन्फ्यूजन सिर्फ इसलिए आया क्योंकि 1-1 आयन जो रियल आंसर था, नॉर्मली अगर हम नॉर्मल लॉजिक से देखें, उसके 2 ऑप्शन दिए। अब वो 2 ऑप्शन में से कौन सा टिक मारे, ऐसा तो। और कॉम्प्लेक्स तो टूटते, अगर कॉम्प्लेक्स का टूटने का कुछ लॉजिक होगा तो ये तो 12th स्टैंडर्ड तक है ही नहीं, तो आप कहाँ से ये लॉजिक डाल रहे हैं? ये भी फिर सिलेबस के बाहर का मान लो। तो इसमें टीचर्स का ये कहना है कि कई टीचर्स ये कह रहे हैं कि दोनों आंसर सही है, 1 आयन दोनों को मिलना चाहिए NTA से आंसर। ये पहला आर्ग्यूमेंट है। दूसरा है, कई टीचर्स कह रहे हैं कि इसमें जो कोबाल्ट का चार्ज है अंदर, एक में +2 है और एक में +3 है, तो उस हिसाब से जो Cl2 वाला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, मतलब जिसमें कम Cl है अंदर में, तो वो वाले कोबाल्ट के चार्ज के हिसाब से वो आंसर आना चाहिए। तो अब इसमें वो बच्चे फंस गए जिन्होंने दोनों 1-1 में से दोनों मार दिया। अब कई टीचर्स का ये आर्ग्यूमेंट है कि दोनों 1 आयन वाले दोनों गलत हैं, तो क्योंकि वो इंसुलेटर हो गए, या एक आयन है तो वो मतलब उसको आयन नहीं मान रहे होंगे। तो अब वो कह रहे हैं कि डायरेक्ट 2 आयन वाला आंसर होगा, तो 1-1 को आप मान नहीं रहे, डायरेक्ट 2 को मान लिया।
तो इसमें ऐसा कंट्रोवर्सी है कि कई जन 3 आंसर है टोटल। कई जन कह रहे हैं कि 1-1 दोनों होगा, दोनों को मिलना चाहिए। कई जन कह रहे हैं कि 1-1 में से भी एक होगा, अब उसे किसी ने इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स बोल दिया, कोई चार्ज के हिसाब से कर रहा है, पता नहीं, सबका अलग-अलग वीडियो है। और कई जन कह रहे हैं कि दोनों 1-1 नहीं होगा, 2 होगा, 2 आयन वाला। पता नहीं एमटीए इसका आंसर क्या है, तो देखते हैं। मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन बोनस देना चाहिए, क्योंकि एक तो इसमें टाइम वेस्ट हुआ ये क्वेश्चन की वजह से। जो इतना इजी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन मोस्टली सब बच्चे सही करते थे 1 आयन देख के, वो मतलब वो उसको ऐसा 2 ऑप्शन 1-1 आयन दे के और कन्फ्यूजिंग और कंट्रोवर्शियल बनाया गया। तो मेरे हिसाब से तो, और उसके बाद कई जनों का ये भी कहना है कि 2 आयन भी आंसर हो सकता है। तो अब 3 ऑप्शन अगर आपके आंसर के लिस्ट में है, तो ये क्वेश्चन तो सबसे कंट्रोवर्शियल ही हुआ ना। तो इसे तो मेरे हिसाब से पूरा बोनस देना चाहिए कि ये पूरा क्वेश्चन बोनस है। जिन्होंने अटेम्प्ट किया है उनको सबको मार्क्स मिल जाएगा। ऐसा जैसे नीट 2024 में नहीं, शायद 23 में हुआ होगा, ऐसा हुआ था शायद ही। कोई क्वेश्चन था उसमें, फिजिक्स में था, कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, उसमें भी क्वेश्चन में गड़बड़ी थी, तो जिन्होंने अटेम्प्ट किया सबको सही मिल गया था। तो ऐसा ही ये क्वेश्चन हुआ। इसमें तो मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि दोनों आंसर सही दो आप 1-1, इसमें पूरा ही बोनस है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो कमिंग टू द कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस जो हमें फिज़िक्स में देखने के लिए मिले, तो इसमें से सबसे पहला जो कंट्रोवर्शियल सवाल है वो ये है, मतलब इस सवाल में कुछ कंट्रोवर्सी है नहीं। इसके मोस्टली इसके जो आंसर्स है, ये 2-2 आंसर किसी कोचिंग ने अलग, किसी ने अलग दिए। तो इसमें बाद में मैंने एक्सप्लेनेशन देखा कि मैंने भी उसी हिसाब से किया था वैसे, कि इसमें कई जनों ने ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी जोड़ दिया था वो उसके साथ। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जोड़ने के बाद जो आंसर आता है वो होता है 0.116, लेकिन असल में तो वो कंटेनर बंद है चारों तरफ से, तो उसमें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कुछ इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो उस हिसाब से आप सॉल्व करे बिना उसे ऐड किए तो आंसर 0.156 आता है। तो अब पता नहीं इसमें कौन सा लॉजिक है। मेरे हिसाब से तो ऑब्वियसली 0.156 ही आना चाहिए। अब कई कोचिंग ने अपने आंसर की में 0.116 भी डाला है, पता नहीं क्यों। तो ये कंट्रोवर्सी कह सकते हैं आप, अगर माइल्ड कंट्रोवर्सी इसमें भी है। इसके 2 आंसर्स में अब मतलब ये अब सवाल गलत है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन इसके आंसर्स 2-2 दिए हैं, कई कोचिंग ने अलग, किसी ने अलग, इसलिए। नेक्स्ट सवाल है ये डायोड वाला। अब इसमें भी मैंने एक वीडियो अब मुझे ये सवाल की कंट्रोवर्सी के बारे में नहीं पता, मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है कि इसमें कंट्रोवर्सी क्यों है, लेकिन वीडियो ज़रूर बने हैं इस पे भी कि कई जन ये भी, मतलब इसका नॉर्मली सारे कोचिंग ने एक ही आंसर दिया है, D1 इज़ रिवर्स बायस, D2 इज़ फॉरवर्ड बायस। लेकिन सिर्फ एक वीडियो, मैंने 1 से 2 वीडियो देखे हैं कि ये सवाल में मतलब जो कुछ पोलैरिटी उन्होंने रिवर्स की थी, मतलब प्लस माइनस ऊपर नीचे करके, उनका इससे कंप्लीट उल्टा आंसर आ रहा है। D1 इज़ फॉरवर्ड बायस्ड और D2 इज़ रिवर्स बायस। अब इसमें रियल आंसर क्या है? मोस्टली कोचिंग ने 99% ने फर्स्ट ही दिया है, लेकिन अगर वीडियोस बनाए गए हैं तो शायद इसमें भी कुछ गड़बड़ हो सकता है, शायद कंसेप्चुअली कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक हो। अब पता नहीं, इस बारे में मैं भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये भी क्वेश्चन पे ऐसा मतलब वीडियोस बने हैं और कंट्रोवर्सी थोड़ी सी है। तो यही कुछ कंट्रोवर्शियल सवाल थे जो मैंने इंक्लूड किए थे। मोस्टली बायो में हैं और फिज़िक्स केमिस्ट्री में 1-2 करके हैं। तो मेरा सबसे पहला तो यही कहना है कि आप कितना भी हार्ड पेपर बना दो, एनटीए से कि कितना भी हार्ड पेपर बनाओ, जो बनाना है बनाओ, लेकिन एटलीस्ट कंट्रोवर्शियल सवाल मत डालो जिसकी वजह से बड़ी बड़ी कोचिंग्स को भी एक सवाल के 2 आंसर देने पड़े, या कोई कोचिंग उसका ए दे, कोई दूसरी कोचिंग उसका अलग आंसर दे। ये सही नहीं है, वरना मतलब इससे बहुत अनसर्टेनिटी फैलती है। एक तो मार्क्स में भी कोई बच्चा अगर कट ऑफ के एकदम पास में है, वो उसकी अगले 1 महीना एंग्जाइटी में बीतेगा कि मैं तो कट ऑफ से 5 मार्क पीछे हूँ, क्योंकि मेरे 2 क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल हैं। अगर मेरे वो सही हो जाए तो 10 मार्क बढ़ के मैं कट ऑफ से आगे हो जाऊँगा, और नहीं बढ़े तो पीछे रहूँगा। और एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम एंग्जाइटी भी नहीं है कि कट ऑफ क्या होगा, मैं बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स की नहीं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम एग्ज़ाम हॉल का है कि आई हुई चीज़ अगर आपको कंट्रोवर्सी की वजह से आपके टाइम वेस्ट हो जाए, तो वही टाइम आप जो दूसरे सवाल में लगा सकते थे वो आपका एक तरह से वेस्ट हो गया। एक कंट्रोवर्शियल सवाल में जिसका आंसर टीचर्स में भी कन्फ्यूजन है, और आपको वो 3 घंटे ही मिले हैं 180 सवाल के लिए, जिसमें से आप 5 सवाल 6 सवाल ऐसे हैं कि जिनमें आप फंस गए हो, क्योंकि आपकी गलती नहीं है, वो क्वेश्चन की गलती है।
उसको फ्रेम ऐसा किया गया है या उसमें ऑप्शन 2 सही डाल दिए हैं या क्वेश्चन में ग्रामर मिस्टेक है, ये सब तो सही नहीं है। एक पेपर आप बना रहे हो साल में, तो ज़रा अच्छे से बनाया करो, ताकि आप जितना भी हार्ड डालो, आप जेईई एडवांस कट बना दो, जो भी जैसा भी लेवल रखना है रखो, बच्चे प्रिपेयर उस हिसाब से कर लेंगे। लेकिन पहले से अगर उन्हें पता हो कि पेपर का लेवल कुछ भी आ सकता है, ऐसा एक्सपेक्टेड हो। लेकिन कंट्रोवर्सी तो नहीं डाल सकते आपकी पेपर में, मतलब गलत सवाल की वजह से बच्चा पैनिक करे, खुद पे सेल्फ डाउट लाए कि ये तो मेरे बेस्ट टॉपिक से सवाल आया है और ये मैं कर रहा हूँ, मुझसे हो नहीं रहा, और हो भी रहा है तो 2 सवाल ऐसे हैं कि दोनों सही लग रहे हैं। अब ये तो गलत चीज़ है। तो अब यही थे कंट्रोवर्शियल सवाल का वीडियो। तो इस जितने भी कंट्रोवर्शियल सवाल थे, मुझे यूट्यूब पे कोई वीडियो मिला नहीं एक जगह पे सबको कंक्लूड करते हुए कि ये सारे हैं, तो मैंने सोचा मैं ही बना दूँ। तो अब देखना पड़ेगा कि एनटीए इनका क्या आंसर देती है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे इनमें से सारे सवाल तो नहीं, इनमें से 5-6 सवाल ऐसे हैं जिनमें अच्छी खासी कंट्रोवर्सी है कि सारे स्टूडेंट्स में सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, नहीं इसका ये होना चाहिए। वैसे तो सब बाइस रहते अपने आंसर की तरफ ही कि हाँ मैंने जो किया है वो सही है, लेकिन फिर भी अगर कंट्रोवर्सी स्टूडेंट्स में होती तो एक बार ठीक है, लेकिन अगर टीचर्स के बीच भी हो रही है तो मतलब क्वेश्चन में सही में कुछ गड़बड़ी है। तो अब देखते हैं एनटीए इसका आंसर क्या देगा। तब तक हमें तो अब फिर फाइनल आंसर की के लिए रुकना पड़ेगा। तो ठीक है, यही था वीडियो कंट्रोवर्शियल सवालों के ऊपर जो नीट 25 में पूछे गए, जिनकी तादाद पिछले नीट 24 में 1 से नीट 25 में 6, 7, 8, 9, 10 तक पहुंच गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। यही था कंट्रोवर्शियल सवाल इन नीट 2025 के बारे में।